किसी को आइडिया है फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? जी जी। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारे पास अमेरिका की, यूएसडी की कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ जो है हमारे पास टीयर 1 में आती हैं और कौन सी न्यूज़ टीयर 2 में आती हैं, और न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करनी है, यानी डाटा को हमने पहले कैसे चेक करना है और किस तरह न्यूज़ ट्रेड करनी है। तो इसमें आज हम देख लेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं वन बाय वन जो है स्लाइड्स चलाता रहूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी न्यूज़ किससे लिंक करती है और कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन सा डाटा टीयर 1 का है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा डाटा टीयर 2 का है जो उससे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी डेफिनेशन पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग द इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड एनालाइजिंग द फैक्टर दैट कुड इन्फ्लुएंस इट्स प्राइस इन द फ्यूचर। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक मेथड है किसी भी एसेट की प्राइस को एनालाइज करने का, या फ्यूचर में ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है उसको एनालाइज करने का एक मेथड है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अच्छा, ये जो एनालाइज हैं, ठीक है, इसमें ये बेस करते हैं सारे एक्सटर्नल इवेंट्स पे। ठीक है, और इसमें कुछ सेंट्रल बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो मेन सबसे पहले चीज़ है वो है मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपके पास सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्शन, उसके बाद आ जाता है जियोपॉलिटिकल, उसके बाद आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका ग्रोथ, और 5वें नंबर पे आ जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन को देख लेते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन है क्या। अच्छा, प्रोडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देख लें। एनी काइंड ऑफ गुड्स लाइक क्लॉथ्स, शूज, कॉस्मेटिक a country makes called production. A central bank can see whether a country is being productive or not through these indicators. ठीक है, अच्छा इसमें हम जितनी भी न्यूज़ है वो यूएसडी की न्यूज़ देखेंगे, यानी अमेरिका की न्यूज़, क्योंकि जितने भी करेंसी के पेयर्स हैं या गोल्ड के पेयर्स हैं वो डॉलर के साथ बनते हैं। ठीक है, तो डॉलर जो है वो बेसिकली अमेरिका की करेंसी है, तो इसलिए हम अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर जो है गहरी नज़र रखेंगे, उनकी न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल बैंक की बेसिकली बात हो रही है वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, जिसको फेडरल रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेंट्रल बैंक जो है बेसिकली वो किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी प्रोडक्टिविटी से लगाता है। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही है। जैसे अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान इज अ बिग क्लॉथ प्रोड्यूसर। फर्स्ट एम टू फुलफिल द नीड ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड एम इज टू एक्सपोर्ट द क्लॉथ। अब इसमें जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है कपड़ा बनाने का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी बहुत ज्यादा कपड़ा पाकिस्तान में बनता है। अब उसका सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो। उसके बाद जो दूसरा एम होगा वो होगा उसका कि वो अपना कपड़ा जो है वो बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इस बात से अंदाजा लगाएगा, इफ बोथ साइड्स कवर्ड बाय द इंडस्ट्री देन प्रोडक्शन इंडिकेटर इज शोइंग ग्रोथ फॉर द कंट्री। तो अगर तो पाकिस्तान दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और अपने लोगों की जरूरत भी पूरी कर रहा है, तो ये सेंट्रल बैंक को इंडिकेटर जाएगा कि जी ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। ठीक है, इसमें हम लोग अब अगली स्लाइड देख लेते हैं जो हमारे पास आ रही है जियोपॉलिटिकल की।
अच्छा, जियोपॉलिटिकल की डेफिनेशन देख लें। अ नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ मार्केट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिकल इंडिकेटर। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग में जो है ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चीज़ें आती हैं, आपकी चेंज इन गवर्नमेंट आ जाती है, कोविड-19 आ जाता है, आपका वार आ जाती है। ठीक है। वार मतलब जंग, अगर दो मुल्कों के दरमियान आपस में जंग हो रही है तब भी वो ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट करेगा। चेंज इन गवर्नमेंट, यानी अभी जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, वो इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट करती है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता, ठीक है, तो आपने देखा होगा 5 नवंबर को इलेक्शन थे, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को गोल्ड मुसलसल नीचे गिरा है। ठीक है। गोल्ड जो ट्रेड हो रहा था वो बेसिकली 2792 पर जो है ट्रेड हो रहा था, और ये एकदम गिरते गिरते 2-3 दिन में ये 2541 तक आया है, यानी $2792 से लेके $2541 तक ये नीचे गिरा है। ठीक है। तो अगर तो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो तब भी आपने ट्रेड जो है बड़ी सोच समझ के करनी है, क्योंकि ये इम्पैक्ट करती है। दो मुल्कों के दरमियान आपस में जंग हो रही है, तब भी आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड बुलिश होगा। ठीक है। और अगर जैसे ये पेंडेमिक आया था पूरी दुनिया में कोविड-19 का, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पे नज़र रखनी है। ये बेसिकली कहलाती हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आइडिया है किसी को? जी जी। इफ अ कंट्री हैज हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन इट इज अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री शोज दैट कंट्री इज नॉट गुड इन गुड ग्रोथ। ठीक है। अगर तो मुल्क में बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इस मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कमज़ोर है। ठीक है। यानी अगर अब हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो लोग खुशहाल नहीं होंगे। जिस वक्त खुशहाल नहीं होंगी, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, कोई चीज़ परचेज ही नहीं कर सकेंगे। तो इट्स मीन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मुल्क की इकॉनमी को डिस्टर्ब करता है। तो इसकी न्यूज़ आती है, मैं बताऊंगा आपको, वेबसाइट्स हैं फॉरेक्स फैक्ट्री और एफएक्स स्ट्रीट। ठीक है। इनके ऊपर आती है, उसके ऊपर डे और टाइम लिखा होता है। नॉन फॉर्म पे रोल, अभी ये कुछ दिन पहले आई है, इसको एनएफपी भी बोलते हैं। लास्ट फ्राइडे को ये न्यूज़ आई थी। ठीक है। और इसके ऊपर हमने ट्रेड भी की थी। ठीक है। अब इस न्यूज़ को आपने कैसे देखना है, इस न्यूज़ के डाटा को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इसके ऊपर कैसे आपने बाय और सेल की ट्रेड लेनी है, वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। अब चौथे नंबर पे आ जाता है आपका ग्रोथ। द इंडिकेटर शोज दैट वेदर द कंट्री इज ग्रोइंग इज ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब इसकी भी न्यूज़ आती है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जो ग्रोथ है बेसिकली ये इंडिकेट करती है मुल्क की ओवरऑल ग्रोथ प्रोडक्शन में। जैसे मैंने भी आपको एक मिसाल दी थी कपड़े की, पाकिस्तान में कपड़े की। ठीक है। तो ये अमेरिका की जो ओवरऑल ग्रोथ है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई लेदर की चीज़ें हों, चाहे कोई और गुड्स हों, कार्स हो जाएं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो, जो पूरे अमेरिका की प्रोडक्शन है ना, उसकी ग्रोथ के बारे में ये न्यूज़ आती है। इसको बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये भी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आती है। इसका मखसूस डे होता है और टाइम लिखा होता है उसके ऊपर। फिर आपने उस न्यूज़ को देखते हुए इस न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर न्यूज़ से पहले आपने टेक्निकल के ऊपर कोई ट्रेड्स ओपन की हुई हैं तो न्यूज़ से पहले पहले वो ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी न्यूज़ जो है ना वो हाई रिस्क होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर मार्केट में मैनिपुलेशन आती है, तो उसमें हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ठीक है।
अच्छा, इसमें हम आप 5वें नंबर पे देखते हैं इन्फ्लेशन, हाउ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मूविंग, आ स्मूथ ग्रोथ इन सैलरी एंड फी ऑफ प्राइवेट सेक्टर शोज दैट इन्फ्लेशन इज इन बैलेंस। ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है इसको बोलते हैं बेसिकली महंगाई, और महंगाई के बारे में जो यूएसडी की न्यूज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं सीपीआई। ठीक है, सीपीआई की न्यूज़ आती है और ये मंथ में एक दफ़ा आती है और ये टियर 1 का डाटा है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जी एक एग्जांपल दी गई है कि इन्फ्लेशन को हम लोग किस तरह देखेंगे कि अगर एक बंदे की सैलरी इतनी है कि वो प्राइवेट डॉक्टर की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि महंगाई उस मुल्क में ज़्यादा है। ठीक है, वेरी हाई रेट ऑफ फी, यानी बहुत ज़्यादा फीस है डॉक्टर की, एंड सैलरी आर वेरी लो रेट, काज इम्बैलेंस एंड सेंट्रल बैंक हैव टू इन्वॉल्व इन दिस मैटर। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी मुल्क में कि महंगाई है और एक सैलरी वाला बंदा प्राइवेट डॉक्टर की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इस सूरत में सेंट्रल बैंक, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसको हम फेडरल रिजर्व बोलते हैं, वो इस मैटर में इन्वॉल्व करेगा। और सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स यूज़ करके महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। वो टूल्स फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब ये देख लें, वही बात आ गई, टूल्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब सेंट्रल बैंक, अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के पास कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए वो अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल कर सकता है। उसमें नंबर 1 पे है इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 पे है प्राइस लिमिट, नंबर 3 पे है लैंग्वेज, नंबर 4 पे है क्वांटिटिव ईजिंग। इन चारों को हम जो है 1 बाय 1 करके रीड करेंगे और इनका क्या मतलब है और इस पे हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जी पूछें। जी नहीं, उस पता क्या, न्यूज़ आपको इतना टाइम नहीं देती। ठीक है, मे भी हो सकता है आपकी बाय की ट्रेड लगी हुई है और न्यूज़ आ गई है एकदम, आपको बाय की ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है, अब आपने जैसे ही डाटा देखा उसमें 10 या 15 सेकंड होते हैं आपके पास जिसमें आपने डिसीजन लेना होता है बाय और सेल का। ठीक है, अगर तो फर्ज करें कि सेल की न्यूज़ आ गई तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप उससे भी जाएंगे और आपने अगर जो एसएल लगाए हुए हैं वो हिट हो जाएंगे। तो बेहतर उसमें यही है कि अगर आपने न्यूज़ से पहले ट्रेड लगाई हुई हैं तो उनको आप, अगर टेक्निकल पर ट्रेड ली हुई है तो क्लोज कर दें उन ट्रेड्स को। ठीक है, जैसे अब कल मैंने एक सिग्नल दिया हुआ था बाय का गोल्ड के ऊपर 2702 के ऊपर, मैंने सिग्नल दिया था 5:56 पे और 6:30 बजे न्यूज़ थी। ठीक है, अब 6:30 से पहले पहले चारों टीपी हिट हो चुके थे 2710 तक। पता नहीं आपने ट्रेड ली है कि नहीं ली। जी जी, आपने 2710 तक वो चारों टीपी हिट हुए थे और वो 6:30 से पहले मेरे चारों टीपी हिट हो चुके थे और मैंने फिर ग्रुप में बता दिया था कि न्यूज़ आने वाली है तो आप अपनी जो भी ट्रेड्स हैं वो क्लोज कर दें, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर आपने न्यूज़ देखने के बाद ऑन द स्पॉट ट्रेड लेनी होती है। यानी 6:30 बजे अगर आपको न्यूज़ का डाटा शो हुआ है ना, तो 6:30 10 सेकंड 15 सेकंड पे आपने ट्रेड लेनी है, बाय या सेल की जो भी डाटा आएगा सामने। ठीक है, तो वो इतना आपको टाइम नहीं देता न्यूज़ जो है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आपने जो भी टेक्निकल पे ट्रेड ली हुई है, क्योंकि वो जो मैंने सिग्नल दिया था वो टेक्निकल के ऊपर था, तो इस वजह से मैंने कहा था ग्रुप में कि भाई आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दें, न्यूज़ आने वाली है तो वो रिस्की भी हो सकती है। और वो 3 न्यूज़ इकट्ठी थी, तो जिस वक्त मिक्स डाटा आ जाए तो मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। इज इट क्लियर? जी जी, अच्छा, 2 अकाउंट चला रहे हैं आप या 2 ट्रेड्स ली हुई थी?
अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉफिट कमाया उसमें? जी जी, ठीक हो गया। उसके पीछे, उस ट्रेड के पीछे ना लॉजिक थी। अब सिग्नल हम लोग किस तरह प्रोवाइड करते हैं, देखें, हम मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर हमने ये सारा नॉलेज जो है प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो ये मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिकल हमने की हुई है MT5 के ऊपर और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। अब उस वक्त जो रीज़न थी ट्रेड लेने की वो यही थी कि आपका एक तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था ऊपर, प्लस दूसरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जी आपका RSI जो है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 75 क्रॉस कर चुका था, ठीक है। तो मैंने वो काफ़ी लोगों को ना पर्सनल मेंटोरशिप में पर्सनल ट्रेड करवाई थी, उसका सिग्नल मैंने ग्रुप में नहीं दिया था, और लोगों ने बहुत अच्छा उस पर प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। यानी मार्केट आपकी 2723 से गिरी है और नीचे आई है 2711-12 तक आई है, वो 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। तो यानी ये स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसका जेन्युइन इम्पैक्ट होता है। आपने इसको पढ़ के, इसकी प्रैक्टिस करके इसको इंप्लीमेंट करना होता है MT5 के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये इंटरेस्ट रेट हम देख लेते हैं। इन्फ्लेशन इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट इज द टूल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब अगर मुल्क में महंगाई है, अगर अमेरिका में महंगाई है, तो सेंट्रल बैंक के पास जो सबसे पहला हथियार है वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यानी वो जो बैंक में आपको पता है, आप जो भी बंदा लोन लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट वो पे करता है, जिसको सूद बोलते हैं या प्रॉफिट कह ले, ठीक है, वो उसकी शरह में या तो कमी करते हैं या उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट का टूल या हथियार सेंट्रल बैंक के पास है। द मेन टूल यूज बाय द सेंट्रल बैंक इफ द इन्फ्लेशन इज राइजिंग टू रैपिडली। अगर सबसे जो मेन हथियार सेंट्रल बैंक के पास है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अगर तो महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक। एंड सिमिलरली इफ द इन्फ्लेशन रेट इज डिक्रीजिंग, और अगर महंगाई की शरह कम हो रही है, देन सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो तब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है, कम कर देगा। अच्छा, इसमें हम प्राइस लिमिट देख लेते हैं। प्राइस लिमिट क्या है? सेंट्रल बैंक प्रिवेंट देयर करेंसी फ्रॉम पासिंग अ सर्टन प्राइस, ठीक है। प्राइस लिमिट ये है कि सेंट्रल बैंक ये डिसीजन लेता है कि डॉलर की जो प्राइस है वो एक सर्टन लिमिट से इंक्रीज ना करे, ठीक है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ये सब जो है वो गरीब ममालिक है, ठीक है। हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम इन मुल्कों के साथ तजारत नहीं कर सकेंगे। अभी आज से आप 2 साल पहले देखें कि हम जो डॉलर ले रहे थे 170 में, 180 में, अब वही डॉलर हमें जो है 270 280 में लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ट्रेडिंग करना मुश्किल होता जा रहा है इन ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है। ये अभी डॉलर 330 340 तक भी गया है, ठीक है, वहाँ से वापस आया है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था डॉलर। तो फिर हमारे जैसे ममालिक जो है इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देखें $1, उनका $1 हमारे 280 रुपये के बराबर है। तो फिर ये सेंट्रल बैंक जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि डॉलर की प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना करे। जैसे अभी $280 या 278 रुपये के ऊपर जो है ना ये प्राइस स्टक हुई है काफ़ी अरसे से, पिछले 4-5 महीने से। तो प्राइस लिमिट का ये मतलब है। इन द स्टार्ट ऑफ 2015 स्विस सेंट्रल बैंक use the price limit and effect can be seen on CHF price with a large move, ठीक है। अब सबसे पहले ये हथियार प्राइस लिमिट वाला स्विस बैंक ने यूज़ किया था, स्विस के सेंट्रल बैंक ने यूज़ किया था 2015 में, ठीक है। और CHF प्राइस जो है उसमें एक लार्ज मूवमेंट आई थी, ठीक है। सो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर इफ़ वी नो अबाउट प्राइस लिमिट, ठीक है, अगर आप एज अ फॉरेक्स ट्रेडर अगर आपको प्राइस लिमिट के बारे में पता है और ये पता है कि ये टूल कब यूज़ होने वाला है, तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है,
आप इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. एंड वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मार्केट, देन वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, कि अगर आपको एज अ फॉरेक्स ट्रेडर प्राइस लिमिट के बारे में पता है और ये टूल कब यूज़ होने वाला है, तो आप एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं. इसी तरह एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको पता है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक कब इंटरेस्ट रेट कम करने वाला है और कब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने वाला है. तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छे डॉलर्स बना सकते हो ट्रेडिंग में. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. इसके एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर मुख्तलिफ डेट्स में आर्टिकल आ रहे होते हैं, वो पढ़ने चाहिए आपको. फिर एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे होते हैं और इसके अलावा इनकी न्यूज़ भी आती हैं, तो उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो. ठीक है, जैसे अभी लास्ट आई थिंक पिछले महीने सेंट्रल बैंक अमेरिका ने अपने रेट्स कम किए और गोल्ड एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया. ठीक है, और यानी वो यही वजह थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए और गोल्ड नीचे गिरना शुरू हो गया. ठीक है, तो इस पे आप बहुत अच्छी ट्रेड गोल्ड के ऊपर ले सकते थे. और ये जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ का पता था, जिनको इसके बारे में नॉलेज है. अच्छा, इसमें हम अब देख लेते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग इज डन टू बूस्ट द मनी सप्लाई इन द कंट्री, प्रिंटिंग मनी वीकनेस द करेंसी. अच्छा, ये अपने मुल्क में ना बहुत ज़्यादा नोट छापने को क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं. ठीक है, जो अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा नोट छापने से जो है ना अपने मुल्क की करेंसी जो है वो वीक होती है. प्रिंटिंग मनी वीकनेस द करेंसी. ठीक है, इट जस्ट टू इनकरेज द इकॉनमी फॉर ग्रोथ. ठीक है, इसको सिर्फ इनकरेज किया जा सकता है वक्ती तौर पे सिर्फ इकॉनमी की ग्रोथ के लिए. ठीक है, असल जो पैसा आपने बनाना है ना वो दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करके आपने पैसा बनाना है. अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा नोट नहीं छापने. आपने मुल्क की इकॉनमी जो है वो जो आपके मुल्क की करेंसी है वो वीक होगी. बेसिकली दिस डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द करेंसी. सो इफ सेंट्रल बैंक इज प्लानिंग फॉर दिस टूल देन वी कैन मेक रियली मनी इन द मार्केट एज अ फॉरेक्स ट्रेडर. ठीक है, अगर तो सेंट्रल बैंक प्लानिंग कर रही है इस टूल के ऊपर, ठीक है, तो आप एज अ फॉरेक्स ट्रेडर अगर आपको पता है तो आप ट्रेडिंग की मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं. मेक रियली मनी इन द मार्केट एज अ फॉरेक्स ट्रेडर. इसमें लास्ट हम देखेंगे फोकस ऑन द सेंट्रल बैंक. नहीं, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग भी आपका हो गया है, लैंग्वेज भी हो गया है, प्राइस लिमिट भी हो गया और इंटरेस्ट रेट भी हो गया. जी, ये आपके चारों कवर हो गए हैं. इसमें अब हम लोग जो आगे सेंट्रल बैंक का आता है वो इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में देखेंगे. ठीक है, ये फोकस ऑन द सेंट्रल बैंक है. ठीक है, इसमें फिर हम देखेंगे फेडरल फंड रेट क्या होता है, एफओएमसी स्टेटमेंट क्या होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे. ठीक.